हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था वहाँ पे कि टू स्टेप प्रोसेस होगा। आपके पास दो ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे जो हायर एनर्जी के होंगे, जिसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। एक आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा जो लोअर एनर्जी का होगा, जिसको आप इजिली आइसोलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग द डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कि वो एमएक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। जितना बॉन्ड आपका वीक होगा उतना जल्दी ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे इंक्रीज होगा। बट अगर आपका एमएक्स बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। और इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है एसोसिएटिव मैकेनिज्म। सो एसोसिएटिव मैकेनिज्म के लिए हमारे पास, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक नॉर्मल रिएक्शन किस तरह से होगा, दैट इज Ml5x+y। सो क्या होगा, एसोसिएटिव का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि SN2 पाथवे को फॉलो करेगा आपका। सो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा Ml5x और y, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 से इंक्रीज हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 7। एंड आफ्टर दैट यू विल गेट Ml5y+x, और उसके बाद आपका x यहाँ से एलिमिनेट होगा। यानी कि पहले आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, उसके बाद आपका जो लीविंग ग्रुप है वो आपका वहाँ से बाहर जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएटिव पाथवे, फर्स्ट इट इज टू स्टेप प्रोसेस सिमिलर टू डिसोसिएटिव प्रोसेस इज ऑल्सो टू स्टेप प्रोसेस। नाउ इन फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनकमिंग लिगेंड मेक्स अ बॉन्ड विद द मेटल सेंटर इन अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड इंक्रीज द कोऑर्डिनेशन नंबर बाय यूनिटी। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और यू कैन से द इनकमिंग लिगेंड आपके मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ आगे जुड़ेगा और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की तरफ मूव कर जाएगा। और यही जो स्टेप है आपका, दिस स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड यू कैन से दैट दिस स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, सेम आपका डिसोसिएटिव पाथवे में भी था जो आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वहाँ पे भी क्या था कि जब आपका एमएक्स बॉन्ड ब्रेक होता है तो वही स्टेप मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और यहाँ पे भी जब आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आपके मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ आके जुड़ेगा और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 7 की तरफ चला जाएगा तो वही स्टेप जो होगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाता है तो आपके पास दो तरह की ज्योमेट्री बनने की चांसेस है। वन आपका है ट्रेपेजोइडल ऑक्टाहेड्रल एंड सेकंड वन है आपका पेंटागनल बाइपिरामिडल। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये आपका ट्रेपेजोइडल है और दूसरा आपका पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। आफ्टर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लीविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव द इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। सेकेंड स्टेप जो होगा उस केस में आपका लीविंग ग्रुप आपके इंटरमीडिएट को छोड़ के चले जाएगा और जब वो आपके इंटरमीडिएट को छोड़ के चला जाएगा तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा और आपका क्या होगा, लिविंग ग्रुप, दैट इज द लिविंग न्यूक्लियोफाइल आपके पास वहां से मिलेगा। उसके बाद हमारे पास होता है रिएक्शन पाथवे अगेन वन इंटरमीडिएट एंड टू ट्रांजिशन स्टेट। सो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आपके पास दो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है और एक आपके पास इंटरमीडिएट बन रहा है। इंटरमीडिएट लास्ट स्टेप में क्या था, Ml5x, वो अभी एक्स ब्रेक नहीं हुआ था, कब, वो जब डिसोसिएटिव पाथवे की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या है, इंटरमीडिएट आपका है Ml5xy, जब x यानी कि जो y लिगेंड है वो आके जुड़ चुका है आपका और आपका लिविंग ग्रुप वहाँ से बाहर नहीं गया है तो वो हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट। सो इंटरमीडिएट से क्वेश्चन बहुत बार आता है, पूछा भी जाता है कि डिसोसिएटिव में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, एसोसिएटिव पाथवे में आपके पास इंटरमीडिएट क्या बनेगा। और उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो आपका बन जाएगा Ml5y+x, अगेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म। सो नाउ यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म जो है वो सिर्फ डिपेंड करता है एमएक्स बॉन्ड की ब्रेकिंग पे, वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। बट आपका जो एसोसिएटिव पाथवे है वो आपके रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स और यू कैन से द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उस पर भी डिपेंड करेगा और आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। सो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स और यू कैन से द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। सो रेट इज इक्वल टू K Ml5x एंड द y क्या है आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। सो ये किस तरह की रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास SN2 बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। नाउ अब जो मेन पॉइंट हमारे पास था वो था हमारा यहाँ से कि वॉल्यूम में जो चेंज है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन,
डिसोशिएटिव पाथवे में वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन क्या था, पॉजिटिव था. सो एसोशिएटिव पाथवे में वॉल्यूम जो है एक्टिवेशन का वो नेगेटिव. सो देयर इज अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज कंसीडर्ड एज कन्विंसिंग चेंज इन वॉल्यूम, एविडेंस इन फेवर ऑफ एसोशिएटिव पाथवे. सो आपने याद क्या रखना है कि एसोशिएटिव के अंदर क्योंकि आपका जुड़ रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा, नेगेटिव. इन डिसोशिएटिव पाथवे में क्या था, वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन इज पॉजिटिव. सो एविडेंस इन फेवर ऑफ एसोशिएटिव पाथवे इज डेल वी बार इज इक्वल टू माइनस या नेगेटिव वैल्यू, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा जब आपकी रिएक्शन एसोशिएटिव पाथवे को फॉलो करेगी. सो DlNK by dP इज इक्वल टू डेल वी बार बाई RT, दैट इज नेगेटिव जस्ट बिकॉज ऑफ द एसोशिएटिव पाथवे. सो नाउ डिसोशिएटिव में हमें पता था DlNK by dP क्या था, पॉजिटिव. सो वो डिसोशिएटिव पाथवे हो गया. सो दूसरा फैक्टर यहाँ पे जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो अगर आपका रिएक्शन एसोशिएटिव पाथवे को फॉलो कर रहा है तो उस केस में जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी आपकी बढ़ जाएगी. लेकिन अगर आप डिसोशिएटिव पाथवे की बात करें, क्योंकि उसमें क्या है, एमएक्स बॉन्ड को ब्रेक होना है और वो ब्रेक कब होगा, जब वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी. तो उस केस में अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगी तो मेरे बॉन्ड की लेंथ जो है वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगी और उस केस में बॉन्ड का टूटना जो है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. बट अगर हम एसोशिएटिव पाथवे की बात करें जहाँ भी आपके इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को आके जुड़ना है तो उस केस में प्रेशर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा. अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उसका जुड़ना जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, यानी कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. किस केस में, जब आपका प्रेशर इंक्रीज होगा. ओके, सो डिसोशिएटिव में क्या था कि अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू घट जाएगी और एसोशिएटिव में क्या है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. सो कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, यानी कि डिसोशिएटिव और एसोशिएटिव पाथवे को इफेक्ट करेंगे. सो सबसे पहले जो है रेट, जो है डिसोशिएटिव पाथवे में रेट डिपेंड्स अपॉन स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स नोट ऑन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. सो रेट क्या हो जाएगा कि ml5x और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर 0, यानी कि वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा. फर्स्ट ऑर्डर है, SN1 है, न्यूक्लियोफिलिक है. जबकि एसोशिएटिव में क्या है, रेट डिपेंड्स अपॉन इनकमिंग लिगेंड एज वेल एज स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स. तो रेट आपके पास हो जाएगा कि ml5x और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल SN2 टाइप का मैकेनिज्म होगा और सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा आपके पास. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है वाटर इज द वीकर इज द ml5x बॉन्ड, हायर इज द रेट. देखिए ये चीज़ हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि डिसोशिएटिव पाथवे में एमएक्स बॉन्ड की ब्रेकेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपका एमएक्स बॉन्ड जितना ज़्यादा वीक होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा. सो रेट जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एमएक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव. कि अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अगर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो एमएक्स बॉन्ड को ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. सो उस केस में आपका जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगा. ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं सेकंड केस में एमएक्स बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फेवर एसोशिएटिव मैकेनिज्म, कि अगर आपका एमएक्स बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में आपका एसोशिएटिव मैकेनिज्म क्या करेगा, फेवर करेगा उस चीज़ को. जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपका बढ़ रहा है तो रेडियस कम हो जाएगी और अगर रेडियस कम हो जाएगी तो एमएक्स बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा आपके एसोशिएटिव मैकेनिज्म को. यानी कि एमएक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ से हमें क्या पता चलता है कि अगर एमएक्स बॉन्ड जो है आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो एसोशिएटिव पाथवे को फॉलो करेगा, ना कि आपके डिसोशिएटिव पाथवे को. उसके बाद हमारे पास आता है एमएक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ. सो यहाँ पे आयनिक पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव बाय आर एंड mx बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज द एसोशिएटिव मैकेनिज्म. ओके, थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है कि z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा एंड रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा अगर हम बात करते हैं डिसोशिएटिव की. सो हमें पता है जब हम 3D से 4D से 5D जाते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, z इफेक्टिव इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, स्लो. ओके, अब बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है. डिसोशिएटिव आपका जो मैकेनिज्म होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप इज द बॉन्ड ब्रेकेज और एसोशिएटिव में फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का आके जुड़ना. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है, बल्कि लिगेंड जनरली obstruct the nucleophiles so favor dissociative. So if starting complex is sterically crowded then dissociative rate experience
स्टीरिक एक्सेलरेशन, यानी कि अगर आपके स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा बल्कीनेस है तो उस केस में स्टीरिक रिपल्शन क्रिएट होगा, लिगेंड लिगेंड रिपल्शन होगी, और जितना ज़्यादा लिगेंड लिगेंड रिपल्शन होगा आपका कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, और जितना ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा एमएक्स बॉन्ड जो है आपका उतना ज़्यादा वीक हो जाएगा, और जितना ज़्यादा बॉन्ड आपका वीक होगा उतना ही आपका रेट ऑफ एक्सेलरेशन फास्ट हो जाएगा। लेकिन ये किस केस में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम डिसोशिएटिव मैकेनिज्म में। अब इसी को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि स्टीरिक एक्सेलरेशन किस तरह से हो सकता है। बल्कीनेस ऑफ द लिगेंड, कि आपके लिगेंड बहुत ज़्यादा बल्की हैं। दूसरा हो सकता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या आपका जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट इज़ वाई वहाँ पे स्टीरिक रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। सो वो क्या करेगा वहाँ पे डिसोशिएटिव पाथवे को फॉलो करेगा। ओके, सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो आपने याद रखना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो डिसोशिएटिव पाथवे को फॉलो करेगा, और जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो आपका एसोशिएटिव पाथवे को फॉलो करता है। रिपीट कर रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, आपके डिसोशिएटिव पाथवे को फॉलो करेंगे और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आ जाएगा, और जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो एसोशिएटिव पाथवे को फॉलो करेगा। ओके, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाई डोनर लिगेंड। पाई डोनर लिगेंड आपको पता है जितने भी हेलोजन्स हैं, हेलोजन जो है आपके वो बहुत ज़्यादा अच्छे पाई डोनर हैं। तो अगर आपका पाई डोनर लिगेंड लगा हुआ है तो उस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। सो इफ़ नॉन लिविंग ग्रुप इज पाई डोनर, नॉन लिविंग ग्रुप समझते हैं, लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए आपका, नॉन लिविंग ग्रुप जो ML5 हमारे पास L5 जो लगा हुआ है, अगर वो कोई पाई डोनर लिगेंड है तो उस केस में आपका डिसोशिएटिव मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है, उसी तरफ हम अगर हम डिसोशिएटिव एसोशिएटिव पाथवे की बात करें तो उस केस में क्या कहता है कि इफ़ नॉन लिविंग लिगेंड इज पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर आपको पता है कार्बोनिल हो गया, साइनाइड हो गया, NO पॉजिटिव हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, R3AS हो गया, R3P हो गया, R2S हो गया। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स, ये जो जितने भी लिगेंड हैं ये सारे लिगेंड कैसे आपके पाई एक्सेप्टर हैं। सो इट अडप्ट द एसोशिएटिव पाथवे एंड ट्रांस आइसोमर रिएक्ट फास्टर। क्या बोल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके नॉन लिविंग ग्रुप पाई डोनर है तो वो डिसोशिएटिव को फॉलो करेगा, और अगर आपका पाई एक्सेप्टर है तो वो एसोशिएटिव को फॉलो करेगा। याद कैसे रख सकते हैं, देखिए पाई डोनर, पाई तो दोनों में ही कॉमन है। ओके, तो पाई डोनर, डी फॉर डोनर, डी फॉर डिसोशिएटिव, हो गया याद, डी फॉर डोनर, डी फॉर डिसोशिएटिव, और पाई एक्सेप्टर है तो ए फॉर एक्सेप्टर, ए फॉर एसोशिएटिव। याद हो गया, डी फॉर डोनर, डी फॉर डिसोशिएटिव, ए फॉर एक्सेप्टर एंड ए फॉर एसोशिएटिव। सो अगर आपके नॉन लिविंग ग्रुप पाई डोनर है तो डिसोशिएटिव पाथवे को फॉलो करेगा, और अगर आपका नॉन लिविंग ग्रुप पाई एक्सेप्टर है तो एसोशिएटिव पाथवे को वो फॉलो करेगा। उसके बाद इसने बोला है इट अडप्ट द एसोशिएटिव पाथवे एंड ट्रांस आइसोमर रिएक्ट फास्टर, कि अगर आपका ट्रांस पाई एक्सेप्टर है तो उस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा एज कंपेरिजन टू सिस के। ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांस पाई एक्सेप्टर। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि ट्रांस पाई एक्सेप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट होगा। सो इफ स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स इज स्टीरिकली क्राउडेड देन इन एसोशिएटिव प्रोसेस रेट एक्सपीरियंस स्टीरिक रिटार्डेशन। ऑब्वियसली बात है, देखिए अगर आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीरिकली हिंडर्ड है तो वहाँ पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा है लिगेंड्स के बीच में, तो उस केस में क्या होगा कि वो ब्रेकिंग की तरफ ज़्यादा फेवर करेगा एज कंपैरिजन टू एसोसिएशन के, क्योंकि एसोसिएशन तो ऑलरेडी वहाँ इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे रिपल्शन क्रिएट हुआ है। बात समझ रहे हैं कि एसोसिएशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वाई वहाँ पे लिगेंड रिपल्शन है, और जो मेरा ज्योमेट्री है वो कैसा है, वो अनस्टेबल हो गया। तो जब ज्योमेट्री ही अनस्टेबल है तो वो फर्दर एसोसिएशन में नहीं जाएगा, वो आपका कहाँ जाएगा, वो डिसोसिएशन में जाएगा। सो अगर डिसोसिएशन के हिसाब से देखें तो वो रेट को एक्सेलरेट करने का स्टेप है, बट अगर हम एसोसिएशन के हिसाब से देखें तो वो स्टीरिकली रिटार्डेशन स्टेप है, क्योंकि वो रिएक्शन को रिटार्ड करेगा, एसोसिएशन में इजीली नहीं जाएगा। सो दूसरा जो एसोसिएशन का पॉइंट था, जो डिफरेंस था, वो हो सकता है आपका वॉल्यूम एक्टिवेशन पे, कि डिसोसिएशन में वॉल्यूम एक्टिवेशन आपका पॉजिटिव था, वॉल्यूम बढ़ जाता है स्टार्टिंग मटेरियल के
के कंपैरिजन में, और एसोसिएटिव प्रोसेस में आपका जो वॉल्यूम है वो नेगेटिव हो जाता है क्योंकि आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ये हम बहुत बार कर चुके हैं। प्रेशर का इफेक्ट अगर हम देखें तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करेगा, और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो यानी कि प्रेशर कम है, यानी कि एमएक्स बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी और उस केस में वहाँ पे ब्रेकेज फास्ट हो जाएगा। सो अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, एसोसिएटिव को फॉलो करेगा, और अगर आपका प्रेशर कम है तो वो डिसोशिएटिव को फॉलो करेगा। सो यहाँ पे लिखा है आपका प्रेशर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, बट वो किस केस में बढ़ेगा, वो एसोसिएटिव में बढ़ेगा आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास क्या है, द सिस, यहाँ बात करते हैं हम डिसोशिएटिव में। द सिस आइसोमर फेवर्स और रिएक्ट फास्टर देन द ट्रांस आइसोमर। देखिए दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाई डोनर लिगेंड के, लेकिन डोनर मतलब डिसोशिएटिव पाथवे। ओके, सो इफ नॉन लिविंग ग्रुप इज अ पाई डोनर लिगेंड फेवर डिसोशिएटिव पाथवे एंड द सिस आइसोमर फेवर्स और रिएक्ट फास्टर देन द ट्रांस आइसोमर। सो यहाँ पे सिस की जो कैपेसिटी है रिएक्शन की वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एज कंपेरिजन टू ट्रांस आइसोमर में। और जब हम बात करते हैं पाई एक्सेप्टर की जो आपका फॉलो करता है एसोसिएटिव पाथवे, तो उस केस में क्या है, ट्रांस आइसोमर की कैपेसिटी ज़्यादा है रिएक्शन के लिए एज कंपेरिजन टू सिस के। सो डिसोशिएटिव में सिस पाई डोनर रिएक्शन फास्ट करेगा, और एक्सेप्टर में आपका अगर हम पाई एक्सेप्टर एसोसिएटिव देखें तो उस केस में आपका ट्रांस आइसोमर ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। ओके, होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई है कि डिसोशिएटिव डोनर यानी कि पाई डोनर डिसोशिएटिव को फॉलो करेगा। डिसोशिएटिव मतलब जो सिस वाला है, सिस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा फास्ट एक्शन करेगा। पाई एक्सेप्टर एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और वहाँ पे ट्रांस आइसोमर की कैपेसिटी जो रिएक्शन की है वो ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू सिस के। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेशर का इफेक्ट, वो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो एसोसिएटिव, प्रेशर कम है तो डिसोशिएटिव। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है आपका, जो बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, कि सिस पाई डोनर है तो रिटेंशन ज़्यादा होगा, यानी कि स्टीरियो जो है आपका, वो स्टीरियो जो है आपकी कॉम्प्लेक्स की वो चेंज नहीं होगी, स्टीरियो आपका सेम रहेगा। ठीक है, पाई डोनर में सिस का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्टर है एज कंपेरिजन टू ट्रांस के, और अगर आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, सिस पाई डोनर है, तो उस केस में आपका रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन विल टेक्स प्लेस। बट अगर आपका ट्रांस भी पाई डोनर है तो उस केस में आपका रेसोमाइजेशन हो जाएगा। रेसोमाइजेशन मतलब 50% आपके पास 50% में आपके पास दोनों आइसोमर बनेंगे। ओके, सो अगर आपके पास सिस पाई डोनर है तो क्या होगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर आपके पास ट्रांस पे पाई डोनर है तो ट्रांस पे आपका क्या हो जाएगा, रेसिमाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है डेल्वी का इफेक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन वो आपका पॉजिटिव रहेगा, और एसोसिएटिव में वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन जो है वो कम हो जाएगा, और अगर इसमें प्रेशर ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी तरफ बात करते हैं हम इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट में क्या है, इफ़ इंटरमीडिएट हैज़ मोर CFSC, यानी कि जो आपके पास इंटरमीडिएट बन रहा है उस केस में अगर आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है देन द स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो CFSC वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी तो CFSC वैल्यू इंक्रीज थ्रू डिसोशिएशन ऑफ द लिगेंड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, देन द रेट ऑफ रिएक्शन हायर। यानी कि सीधी बात क्या है कि अगर आपका CFSC इंक्रीज है, इंटरमीडिएट में आपका CFSC वैल्यू बढ़ता है, तो वहाँ पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, और यू कैन से रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन किस केस में, वो डिसोशिएटिव के केस में है। डिसोशिएटिव के केस में क्या है कि अगर आपके रिएक्टेंट की वैल्यू के कंपैरिजन में इंटरमीडिएट में CFSC वैल्यू ज़्यादा है देन द स्टार्टिंग मटेरियल, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, और ये किस केस में है, ये है आपका डिसोशिएटिव पाथवे में। ओके, होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ द रेट ऑफ डिपेंडेंस या रेट कांस्टेंट डिपेंडेंस ऑन प्रेशर। ठीक है, कि प्रेशर पे किस तरह से आपका रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। एक्चुअली में आपको पूरा डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा डेरिवेशन डिराइव करना नहीं आता। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि अगर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर करने पे चीज़ें कंप्रेस होती हैं। ठीक है, सो यानी कि कोई भी चीज़ क्या होगा, फिर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ना स्टार्ट करते हैं, और जुड़ने का मतलब क्या है, एसोसिएशन। सो अगर आपका प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा, लिगेंड आपके एसोसिएशन में जाएंगे।
डिसोसिएशन वहाँ पे उल्टा हो जाएगा, उस केस में फिर डिसोसिएशन आपका पॉसिबल नहीं है। बट इसको थोड़ा सा और समझते हैं, क्योंकि इसमें से बीच में से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो सपोज आपके पास है a प्लस बी एंड वहाँ से हमें मिला एक्स बार मेरा एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट है। उसके बाद और यू कैन से द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एंड देन आपके पास आपको मिला प्रोडक्ट। सो अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ACT के अकॉर्डिंग क्या कहता है ACT कहता है हमारे पास जो रेट है आपका, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन आपका गेट में पूछा हुआ है, सिर्फ यही लाइन पूछी थी कि आपका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें तो रेट किस पे डिपेंड करता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कि आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितना बन रहा है, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना ही रेट को डिपेंड नहीं करता, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का ब्रेक होके प्रोडक्ट में जाना भी क्या है, रेट को इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेकेज होके आपको प्रोडक्ट ही नहीं दे रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का फायदा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे स्लो ही है आपका, सिर्फ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है बट उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो है, तो रेट भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। सो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दोनों ही आपका मेजर रोल प्ले करेगा रेट के लिए। ओके, सो यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया x बार इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दैट इज म्यू। सो फ्रॉम a प्लस बी k इक्विलिब्रिया इज इक्वल टू x बार। सो k इक्विलिब्रिया हमें पता है क्या हो जाएगा, x बार डिवाइड बाय a प्लस a इंटू बी। सो यहाँ से अगर हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स निकाले एक्स बार इज इक्वल टू के इक्विलिब्रिया ए इंटू बी हो गया। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स निकालना है आपने कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो वो क्या आ जाएगा, रेट के इक्विलिब्रिया इंटू ए का कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। सो फ्रॉम एच म्यू दैट इज द प्लैंक एनर्जी, एच म्यू इज इक्वल टू के बी टी। ओके, सो जब हमारे पास क्या होता है कि ट्रांजिशन जो स्टेट है वो हायर एनर्जी का होगा, ठीक है। सो उस केस में जो क्लासिकल और क्वांटम जो होते हैं ना, उन दोनों के रिजल्ट सेम हो जाते हैं। जैसे कई बार वैसे तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है कि जब आप जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है वहाँ पे एनर्जी आपका काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी पे आपके क्लासिकल और क्वांटम के रिजल्ट सेम हो जाते हैं। सो यहाँ से म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हो जाएगा के बी टी ओवर एच। के बी हमें पता है आर ओवर एन ए, तो के बी का वैल्यू पुट करेंगे म्यू इज इक्वल टू आर ओवर एन ए इंटू टी डिवाइड बाई एच। सो रेट जो टोटल रेट है वो क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रिया ए इंटू बी डॉट आर टी ओवर एन ए एच। सो ये इक्वेशन आपने याद रखना है कि अगर यहाँ से के कांस्टेंट निकालना है तो के कांस्टेंट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रिया आर टी ओवर एन ए एच। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इक्वेशन से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको मिल जाता है क्वेश्चन में। सो रेट कांस्टेंट हमारे पास किसके बोल जाएगा, के इक्विलिब्रिया इंटू आर टी ओवर एन ए एच। ओके, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है कन्वेंशनल रेट ला फ्रॉम इक्वेशन। सो यहाँ से कन्वेंशनल रेट ला को कैसे डिराइव करेंगे, ए प्लस बी आपको देता है प्रोडक्ट, रेट कॉन्स्टेंट है के, सो रेट क्या हो जाएगा आपका के ए इंटू बी। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टी ओवर एन ए एच डॉट के इक्विलिब्रिया। ओके, सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपने याद रखना है। के हमारे पास रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू आर टी ओवर एन ए एच डॉट के इक्विलिब्रिया। दूसरा हमने पढ़ा के जो है वो के इज इक्वल टू के इक्विलिब्रिया डॉट आर टी ओवर एन एच। तो हमारे पास अगर आप ध्यान से देखते तो दोनों जो इक्वेशंस है वो दोनों इक्वेशंस आपके सेम है। सो के इज इक्वल टू आर टी ओवर एन एच डॉट के इक्विलिब्रिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है तो डेल्टा जी हमें पता है आर टी एल एन के इक्विलिब्रिया। सो माइनस डेल्टा जी बार डिवाइड बाई आर टी इज इक्वल टू एल एन के इक्विलिब्रिया। आर टी को इस तरफ लेके गए, सो के इक्विलिब्रिया हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से अगर हम के इक्विलिब्रिया की वैल्यू निकालेंगे तो एल एन को हटाने के लिए वो ई के एक्सपोनेंट में चला जाएगा। सो ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी बार ओवर आर टी, ठीक है। सो ये इक्वेशन भी आपने याद रखना है कि के इक्विलिब्रिया हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी बार डिवाइड बाई आर टी। सो यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट के क्या हो जाएगा, आर टी ओवर एन एच, वो तो पहले से ही था,
डॉट के इक्विलिब्रिया किसके इक्वल है, ई रेस्ट टू पावर माइनस डेल्टा जी बार बाई आर टी। डेल्टा जी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बनेगी, के इज इक्वल टू आर टी ओवर एन एच ई रेस्ट टू पावर माइनस डेल्टा एच बार बाई आर टी एंड ई रेस्ट टू पावर क्योंकि डेल्टा एस माइनस ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल एस बार बाई आर और टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें जो मेजर रोल है वो होता है आपका डेल्टा एच का। जो चीज़ आपने याद रखनी है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें मेजर रोल किसका होगा, तो यहाँ पे इंथैल्पी का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होगा और एंट्रोपी, यहाँ पे इंट्रोपी इफेक्ट आपका क्या होता है, नेग्लिजिबल। सो रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एच, लिबाइलिटी एंड इनर्टनेस करेक्टर इनवर्स हो जाएगा एंड सी एफ एस सी ड्यू टू डेल्टा एच एंड नेग्लेक्ट डेल्टा एस। तो इस केस में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो मेजर कंट्रीब्यूशन आपका डेल्टा एच का होगा और यहाँ पे आप डेल्टा एस को निगलेक्ट करेंगे। सो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास इक्वेशन बनता है के इज इक्वल टू आर टी ओवर एन एच ई रेस टू पावर माइनस डेल्टा एच बार बाई आर टी एन ई रेस टू पावर डेल्टा एस बार बाई आर। सो डेल्टा एच का वैल्यू हमें पता है डेल ई प्लस पी डेल्टा वी, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे और जब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। पूरा डेरिवेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है हमें पूरा डेरिवेशन याद रखने का। सो डी एल एन के बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस डेल वी बार बाई आर टी। तो आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो ये बॉक्स वाले इक्वेशन आप याद रख सकते हैं क्योंकि इक्वेशन पूछ लिया जाता है। दूसरे इक्वेशन आप याद रख सकते हैं रेट कांस्टेंट का, जो हमने निकाला रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर टी ओवर एन एच डॉट के इक्विलिब्रिया, ये इक्वेशन आप याद रख सकते हैं। के इक्विलिब्रिया हमारे पास आता है ई रेस्ट टू पावर माइनस डेल्टा जी बार डिवाइड बाई आर टी, तो वो याद रख सकते हैं। डेल्टा जी का वैल्यू पुट करके याद रख सकते हैं। वहाँ से फिर क्या हो जाएगा कि एंथैल्पी का जो इफेक्ट होगा वो आपका प्रीडोमिनेट इफेक्ट होगा और जो आपका एंट्रोपी है उसके इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट करते हैं। और ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, पूरा जो डेरिवेशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के ऊपर। सो एग्जाम में आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो आपने दिमाग में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी याद रखनी है कि उस केस में जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। उस केस में जो रेट कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, आर टी ओवर एन एच डॉट के इक्विलिब्रिया। के इक्विलिब्रिया की वैल्यू होती है ई रेस टू पावर माइनस डेल्टा जी बार बाई आर टी। ओके, सो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, 20 क्वेश्चंस, वो उसी पैटर्न पे बेस्ड थे जिस तरह का पैटर्न अब ऑनलाइन सिस्टम डिज़ाइन कर रहा है। अगर आपको वो पैटर्न अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि उस तरह के पैटर्न पे और वीडियोस बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मेरे को और ज़्यादा बेटर बनने का चांस मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा व्यू कर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अपडेट्स मिलने वाले हैं। अभी एग्ज़ाम कुछ नहीं पता कब होने वाला है, कोई डेट फाइनल नहीं हुई है, तो कोशिश करेंगे कि जो मेजर टॉपिक है वो आपको करवाया जाए। लाइक कोऑर्डिनेशन अभी ख़त्म होने वाला है, कुछ टॉपिक रहते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन के, उसके बाद हम स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्पेक्ट्रो के बाद हम क्वांटम शुरू करेंगे जो बहुत अच्छा और मेजर पोर्शन है। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक की चाहते हैं, कौन सी चीज़ें हमें शुरू करनी चाहिए। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। Please like, comment, share and subscribe the channel. Also press the bell icon for more videos and updates.